सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस। आज अपने पास कुछ 5 या 6 टॉपिक्स होंगे, राइट। सो अपन उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में इतना जानेंगे कि आप मेंस में आंसर इजीली लिख पाएं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली पीडीएफ और डेली चैनल यूट्यूब पे लिंक मिल जाता है, राइट। किसका? हिंदू एनालिसिस का, राइट। तो चलते हैं अपन अपने आर्टिकल्स पे। सो अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है SC सीक्स प्रेजेंस ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी इन रेयर डिजीज केसेस। तो जैसे ही अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपको क्या जानना जरूरी है? आपको ये जानना जरूरी है कि रेयर डिजीज केसेस होते क्या हैं, ठीक है। सो अपन जानते हैं रेयर डिजीज होते क्या हैं, उसके बारे में अपन सब कुछ जानेंगे कि हाँ इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं या इसके कुछ चैलेंजेस हैं या समथिंग कुछ है, राइट। जो अपने अगर मेंस में कोई भी टॉपिक आए तो अपन इजीली आंसर आउट कर पाए। लेकिन आप बोलोगे कि सर मेरे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेंस के लिए जैसे कि कोई नेशनल पॉलिसी आई हो, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई प्रधानमंत्री कोई जन आरोग्य योजना, जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड योजना हो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। रेयर डिजीजेस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जैसे कोई साइकोस्टिक फाइब्रोसिस होता है या हेमोफीलिया होता है, ये सारी कंडीशंस रेयर डिजीजेस में आती है, ठीक है। तो ये सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जिससे कि अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बने तो अपन इजीली आंसर कर पाए। लेकिन सर मेंस में क्या होता है? मेंस में जैसे कि अपने पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। तो अगर ऐसी पॉलिसी अपने दिमाग में होगी कि हाँ नेशनल पॉलिसी आई है रेयर डिजीज की, किसके लिए? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, तो अपन डायरेक्टली मेंस में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जब भी आपको टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप उसको कौन से प्रीलिम्स में और कहाँ पे मेंस में लिंक कर पा रहे हैं, जब भी आप उस टॉपिक का मतलब निकाल पाएंगे। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। A rare disease is a health condition of low prevalence that affects a small number of people compared with the prevalent disease in the general population. तो रेयर डिसीज का कंडीशन होती है, रेयर कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सारी पॉपुलेशन या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं होती है, बहुत कम पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। लाइक अगर आप 100 में से मानो तो सिर्फ 2 या 3 इम्पैक्ट होते हैं, मतलब 97 सेफ रहते हैं। तो मतलब रेयर डिजीज माने कि बहुत कम पाया जाने वाला, ठीक है। So there is no universally accepted definition of rare disease. The definition usually vary across different countries. So कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन भी नहीं है इससे रिलेटेड। अगर यूनिवर्सल डेफिनेशन हो तो अपन इसको डील करने में आसानी हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सल डेफिनेशन ना हो उस चीज को लेके तो अपने को उतनी ही प्रॉब्लम होती है उसको डील करने में। Though rare diseases are of low prevalence and individually rare, collectively they affect a considerable proportion of the population. So क्या बोलना चाह रहा है कि रेयर डिजीजेस भले ही कॉमन है, मतलब लाइक बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर सब जनों को मिला दिया जाए तो वो काफी पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, राइट। सो 80% ऑफ द रेयर डिजीज आर जेनेटिक इन ओरिजिन, हेंस दी प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट चिल्ड्रन। सो रेयर डिजीजेस क्या होते हैं? 80% तो जेनेटिक होते हैं, मतलब 20% एनवायरमेंट से पाए जा सकते हैं, लेकिन 80% फिर भी वो जेनेटिक ही होते हैं, राइट। सो अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि अपन लोगों को जीन्स के बारे में कैसे बता सके, वो आने वाली चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जाके अपन चलते हैं अपने इन इंडिया देयर आर 56 to 70 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय रेयर डिजीजेस। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ रेयर डिजीज से, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज की 2017 में आई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। लेकिन अपन देखते हैं पहले कि अपन ने उसके बारे में जाना, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज कौन निकालता है? अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे उनको? निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप, कोई भी मिनिस्ट्री के बारे में पूछे तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इसका एम क्या है? अब इसका एम ये है कि क्या बोलते हैं, ये लोकल प्रोडक्शन पे देखे कि हाँ भाई लोकल प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है इंडिजिनियस, ठीक है। अगर लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा तो अपन पॉलिसी को आराम से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर अपन निर्भर रहेंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कैसे कम किया जाए। अगर रेयर डिजीजेस है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी हायर होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कम करने की कोशिश करी जानी, ठीक है। और अपन ये देख सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे उसके बारे में कैसे पता लगाया जाए। अगर अर्ली स्टेजेस में अपन उसके बारे में पता लगा सकते हैं तो अपन इजीली उसको डील आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इस पॉलिसीज के एम्स हैं। अपन अब ये देखते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काफी ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन 20 लाख का सपोर्ट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इस पॉलिसी के अंदर हर एक जने को दिया जाएगा जो कि रेयर डिजीज से ग्रसित होगा, राइट। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना उसके अंदर इस अमाउंट का प्रॉमिस किया गया, राइट।
सो मैंने आपको ये बताया, चलिए ठीक है। अब ये देखते हैं कि रेयर डिजीज होते क्या हैं। कुछ रेयर डिजीज के नाम देख लेते हैं अपन। सो रेयर डिजीजेस के नाम क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन रेयर डिजीजेस में आते हैं अपने, राइट। तो अपने रेयर डिजीजेस में मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। फिर हो गया अपना साइकिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये सारे कुछ आते हैं जो कि अपने रेयर डिजीज में आते हैं, राइट। तो जैसे ही मैं आपको एक स्टैट और बता रहा था, तो ये बताया गया है कि ये क्या बोलते हैं, 1 in 10,000 और 6 in 10,000, ये वेरी करता है, 100 में से 3 नहीं, इतने में ये वेरी करता है। तो आप इसको भी एक फैक्ट यूज कर सकते हैं आपके मीन्स के आंसर में, तो आपका मीन्स का आंसर इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, राइट। सो अगर आपको ये क्या बोलते हैं मीन्स का क्वेश्चन आंसर करना है, तो मैंने लास्ट में उसको ऐड कर दिया है। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसके बाद अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। सेंटर लुक्स इनटू ऑप्शंस टू काउंटर ईयू कार्बन टैक्स प्लान, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन टैक्स क्या होता है, उसके बाद अपन इसको एक मैंने आपके लिए डायग्राम ऐड करा है, तो उससे अपन जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, राइट। चलते हैं अपन अपने आर्टिकल पे। सो अभी रिसेंटली कार्बन मिनिस्ट्री ने यूनियन डिसीजन दिया है, कार्बन टैक्स, ये सब आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं कि कार्बन टैक्स क्या होता है। कार्बन टैक्स इज अ फी imposed on the burning of carbon based fuels, coal, ऑयल, गैस। तो एक कार्बन टैक्स क्या होता है, एक फी होती है जो कहाँ किस पे इम्पोज की जाती है, कार्बन बेस्ड फ्यूल्स पे, लाइक कोल जला रहे हो, ऑयल जला रहे हो, गैस जला रहे हो, तो इन पे कार्बन टैक्स लगता है क्योंकि ये कार्बन इमिट करते हैं, राइट। इट इज viewed as the core policy for reducing and eventually eliminating the use of fossil fuels whose combustion is destabilizing and destroying our climate। तो इससे क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, अपना क्लाइमेट डिस्टेबलाइज होता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपन कार्बन टैक्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि अपने को इसकी नीड क्या है। अगर अपन कार्बन टैक्स नहीं लाएंगे तो अपना काम नहीं चलेगा क्या, और काम चल सकता है तो कैसे चल सकता है, ठीक है। तो अपन ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अपना वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। वाटर क्राइसिस के बाद अपने पास हीट वेव्स आ रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हैंडराइटिंग समझ ना आए तो आप मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी समझ सकते हैं, राइट। सो अपन ये देख रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर अपन को इन सब को कम करना है, तो अपने को सिंपल सी बात है कि अपने को क्लाइमेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्लाइमेट को कंट्रोल रखने के लिए अपन को कार्बन इमिशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो इंडिया कहाँ रैंक करता है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में इंडिया रैंक करता है 5th स्टेज पे, मतलब कि बहुत हार्मफुल है अपने लिए, राइट। सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स निकालता कौन है, ठीक है। और अपन ने ये भी किया है कि आईपीसीसी की कुछ मीटिंग्स में अपन ने ये कर रखा है, इसका मैं आपको जब नीड बताता हूँ तो उन्होंने ये बोल रखा है कि अपन जो 45% इमिशन करते थे बाय 2010, उसको अपन नेट जीरो लाएंगे बाय 2050, राइट। वैसे अपना टारगेट 2070 का है, और कुछ चीजों में अपन जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन कुछ इसके अपन नीड्स देखिए, अब इसके अपन अगर कुछ प्रोज और कॉन्स देखें, तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। इसके प्रोज में ये आ सकता है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को एक सोशल कॉस्ट पे करने की इजाजत देता है, राइट। मतलब लाइक अगर आप इन्वायरमेंट के पार्ट हो तो आप उनको पे भी कर सकते हो, राइट। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होगी। डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिसीज होने से सब अपने आप से रूल निकालेंगे, तो अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे, जिससे काफी जनों में कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो वो एक डिस्करेजिंग इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर सब पे कार्बन टैक्स होगा तो सबके लिए कार्बन लिमिट सेट होगी, ठीक है, तो वो एक प्रोज हो जाता है। लेकिन ये बोला जाता है कि अगर ये कार्बन टैक्स लगाया जाए तो इससे डिसइन्वेस्टमेंट काफी होगी, और अगर इससे डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो सिंपल सी बात है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो वापस कम्युनल क्लैशेस और ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं।
तो अपने को सारी चीजों को ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगर अपन कार्बन टैक्स लगाते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर अपन ऑयल और गैस ये सब यूज करते हैं तो अपन क्या हो रहे हैं, अपन अपने पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, लेकिन वही अपन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं तो अपने पास कम टैक्स लग रहा है, तो लोगों का मूवमेंट होगा रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, ठीक है। लेकिन जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो रिन्यूएबल की तरफ मूव नहीं कर सकती, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो अपन इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या कहता है। सो इंडिया एक बिग कंट्री है, राइट। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को लोग जो कार्बन टैक्स लग रहा है उसका साथ देना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो साथ में पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे चलेगा, राइट। सो इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, आईएनडीसी टारगेट्स हैं। जब भी अपन इन्वायरमेंट का स्टैटिक पढ़ते हैं तो अपन को आईएनडीसी टारगेट्स के बारे में बताया जाता है, राइट। चलिए, तो मैं अब आपको थोड़ा सा ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम लेके आया था तो ये बता देता हूँ। सो द कार्बन टैक्स एक्सप्लेन क्या बोलता है, ओनली 13% ऑफ द कार्बन इमिशंस कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, मीन सिर्फ 13% नेचुरल सोर्सेज से आता है। द अदर 87 कम्स फ्रॉम द मेन मेड एफर्ट्स, राइट। तो अपन देखिए अपन कितना कार्बन इमिट कर रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ इतना ही इमिट होता था। तो सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट चेंज होना लाजमी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कार्बन इमिशंस में कितनी ग्रोथ आई है, राइट। उसके बाद अपन देखें कि यहाँ पे एक प्रेगनेंस है जो हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फिसल फ्यूल्स डिराइव कार्बन हैज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट आप देख सकते हैं सिंस 1751। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो कार्बन टैक्स लगाया है उससे वो क्या सोच रहा है कि 159 मिलियन टन वो कार्बन को कम करने की कोशिश करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है 45 मिलियन कार्स, ठीक है। सो दिस ईयर 300 ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट पॉल्यूटर्स विल पे $23 पर टन और कार्बन क्रिएटेड, ठीक है। दिस विल कॉस्ट कैंटस 115 million. Passenger will absorb a 3.5% increase per sector on their flights because of this tax. आप ये देख सकते हैं कि किस किस को कितना कितना पे आउट करना पड़ेगा। Of all revenue collected will be given back to the household offset the increase in the living cost. Over 5 years will be invested into clean energy. तो आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक आए। आपने पहले थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेज में वही मनी को वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसी को मनी को रिन्यूएबल सोर्सेज में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। अगर आपके पास इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसकी नीड्स बता सकते हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, आप कार्बन टैक्स के बारे में बता सकते हैं कि कैसे लिंक हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कौन सी स्कीम है ये भी आप बता सकते हैं कि फेम स्कीम कैसे काम करती है, कैसे लोगों को प्रमोट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जाके व्हीकल्स बाय कीजिए, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है मनरेगा वर्कर्स में गेट टेक्स्ट मैसेज कंफर्मिंग देयर अटेंडेंस। सो आप ये देखिए कि मनरेगा वर्कर्स को भी अब टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, मनरेगा बजट दो पूरा नहीं चलेगा अधूरा, मनरेगा बचाओ ग्रामीण भारत बचाओ। तो आप देख सकते हैं कि मनरेगा कितने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपन थोड़ा मनरेगा के बारे में जान लेते हैं कि मनरेगा कैसे वर्क करता है और हमें मनरेगा के बारे में पता क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स के लिए मनरेगा की एक्ट के बारे में जानिए, क्योंकि मनरेगा के बारे में यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद जब भी आप GS2 का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि पॉवर्टी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी होती जब भी आप GS2 के सिलेबस पढ़ते हैं। तो मनरेगा एक डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंटरवेंशन है लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लाने के लिए, राइट। सो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अपन मनरेगा के बारे में जान लेते हैं कि मनरेगा है क्या, ठीक है। तो मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। जैसे कि मैंने आपको रेयर डिजीज के लिए पॉलिसी बताई थी तो किसने निकाली थी, आपको ध्यान होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अगर उसकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ कुछ भी आ जाए, दूसरा आ जाए, तो आप उसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू adult members of any rural household willing to do public work related unskilled manual work. So क्या देता है ये, 100 दिन की आपको गारंटी देता है रूरल हाउस होल्ड को पब्लिक वर्क करने के लिए, लेकिन वो मैनुअल वर्क होगा, राइट, अनस्किल्ड होना चाहिए। एज ऑफ 2022-23 there are
4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स अंडर मनरेगा। तो आप सोचिए कितने वर्कर्स मनरेगा के अंदर काम करते हैं, राइट। सो ये था अपन ने कुछ मनरेगा के बारे में जाना। अपन ये देख लेते हैं कि मनरेगा कैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, राइट। तो अपन ये देखें कि सबसे पहले तो ये पॉवर्टी को रिमूव करने में मदद करता है, हंगर मिटाता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के। उसके बाद लोगों की हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करता है। अगर लोगों के पास पेमेंट जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ती है। अगर दोनों को काम मिल रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ को, तो जेंडर इक्वालिटी एक बनती है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अपन ने देखा जिनके पास स्किल नहीं है उनको भी वर्क देने की कोशिश की जा रही है। तो डिसेंट वर्क माने कि आपको काम दिया जाए, थोड़ा सा लाजमी है, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी मनरेगा में काम होता है तो उससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। तो जिनके पास पैसा नहीं है अगर उनको अपन वर्क दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, अपने यहाँ इनइक्वालिटी खत्म होती है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट मनरेगा से फुलफिल की जा रही है, तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको ये ध्यान है तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे अपने आंसर में, राइट। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मनरेगा के बारे में 2011 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। कहाँ पूछा गया है सर? प्रीलिम्स में पूछा गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि अगर इतना ही अच्छा प्रोग्राम है तो इसमें इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इशू आता है कि फंड्स। जैसे यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि मनरेगा बजट दो, पूरा नहीं चलेगा अधूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले फंड्स की प्रॉब्लम रहती है। फंड्स डिस्पर्सल टाइम पे नहीं होते हैं। डिस्पर्सल तो होता है लेकिन टाइम पे नहीं होता है, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि काफी टाइम वर्कर्स को भी कास्ट बेस्ड पे सेग्रीगेशन किया जाता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। ये अगर सारी चीजें अगर अपन रिमूव कर पाए तो अपन इजीली काफी चीजों को अचीव कर पाएंगे। अपन देखते हैं पीआरआई का रोल्स काफी इफेक्टिव नहीं है जो कि पीआरआई को करना चाहिए, राइट। सो अपने को यहाँ पता होना चाहिए। अपन ये देखते हैं कि काफी लोग वर्क नहीं करते हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस लग जाती है। सो अब वो तो अपन टेक्नोलॉजी से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन है, मतलब लाइक काफी वर्क ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे जॉब कार्ड्स को इशू तो कर दिया जाता है लेकिन उस पर ज्यादा वर्क नहीं होता है, राइट। सो अपन अगर इसका देखें कि इसके बारे में अपन कर क्या सकते हैं, फिर अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो इसका कुछ वे फॉरवर्ड भी होगा, बिल्कुल होगा वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में अपन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में वेरियस कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, ठीक है। जब भी अपन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएंगे तो काफी चीजें इंप्रूव होगी, ठीक है। अपन जब माइग्रेंट वर्कर्स और अगर कोई रिटर्न हो रहा है तो लोकल बॉडीज को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप उनको जॉब कार्ड दीजिए जाके, ना कि लोगों को आपके पास आना पड़े, आप लोगों के पास जाइए, राइट। फिर अपन को ग्राम पंचायत को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे कि वो इफेक्टिवली डील कर पाए सारी चीजों से, ठीक है। अगर वो सारी चीजों से इफेक्टिवली डील कर पाएंगे तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं, राइट। मनरेगा को काफी चीजों से कन्वर्ज भी कर सकते हैं अपन, लाइक जैसे स्वच्छ भारत अभियान या ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं। सबको स्कीम्स को साथ में लाके कि फंड्स की कभी प्रॉब्लम ना रहे तो अपन साथ में लेके आ सकते हैं। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आपको मनरेगा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मनरेगा के बारे में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज करी, मैंने आपको मनरेगा के बारे में तो बताया ही, मैंने आपको चैलेंजेस के बारे में बताया, मैंने आपको वे फॉरवर्ड्स के बारे में बताया। ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे हेल्प करा है कि आप जब भी ये अपने कंक्लूजन में लिखें तो आप काफी चीजों का इफेक्टिव कर पाएंगे कि ऐसे मनरेगा इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में SDG 9 अटेंड करने में अपने को मदद करता है डायरेक्टली, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, चाहता है यहाँ पे ये स्विचिंग ऑन स्मार्ट इलेक्ट्रिक फीचर। तो अपने को यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा और फैक्ट्स दिए हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में काम करेंगे, ठीक है। सो अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बी पावर्ड थ्रू सेल्फ कंटेन बैटरी, सोलर पैनल्स और एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। ये फिर भी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, आप इससे अच्छी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होता है, या आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर कोई डेफिनेशन लिखने पे आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। सो अपन ये देखेंगे इस आर्टिकल में कि नीड क्या है ईवीज की इंडिया में, चैलेंजेस क्या है रिगार्डिंग ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। अगर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं तो वो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। सो अपन ये देख सकते हैं कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपन कार्बन को कम करने की कोशिश करते हैं, राइट।
सो कार्बन लेस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ठीक है। सबसे पहला तो ये नीड आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अपन ने अभी ऊपर वाले आर्टिकल में बात ही करा था कि कैसे ग्लोबल लेवल पे कार्बन टैक्स की बात चल रही है, राइट। सो इंडिया क्या करता है, इंडिया काफी सारा ऑयल इंपोर्ट करता है। सो अगर अपने पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी और अपन इलेक्ट्रिसिटी को इधर प्रोड्यूस कर पाएंगे तो अपने को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो अपनी जो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में रहती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में रहती है, वो नहीं रहेगी, ठीक है। सो ये तो कुछ सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इतने ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं अगर बैटरीज के, मतलब लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो अपन प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हैं, अपन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। वो चैलेंजेस को अपन अभी तक डील नहीं कर पाए हैं, राइट। सो अपन उसके कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे अभी तक ग्लोबल लेवल पे नहीं होती है। अगर अपन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो अपने यहाँ एक हमेशा इश्यूज रहेगा कि अपन को बैटरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, राइट। अगर बैटरीज इंपोर्ट करने की तो वैसे ही अपन डिपेंडेंट हो गए, जैसे कि अपन ऑयल के लिए डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पे, राइट। सो अपने को वो चीज रिमूव करनी पड़ेगी, अपने को अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना पड़ेगा, राइट। अगर अपन गवर्नमेंट की डाटा देखें तो अपन ने 2021 में ही $1 बिलियन वर्थ बैटरीज को इंपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि अपन कितनी हायर अमाउंट में बैटरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो सारी चीजें अपने यहाँ बननी चाहिए, राइट। सो कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज हैं। अभी तक अपने यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर इतने यहाँ चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो अपने यहाँ पे इतनी ह्यूज प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज में आप डाल देंगे कि चार्जिंग इश्यूज है, तो अगर कोई बंदा दूर जाना चाहता है तो वो उसको नहीं लेके जा सकता, क्योंकि पहली बात तो उसका इतना दूर तक का माइलेज नहीं होगा, और उसके बाद उसमें चार्जिंग टाइम काफी लगता है, जबकि इतने चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, ठीक है। और कभी कभी तो इलेक्ट्रिक कार्स की जो रेट है वो नॉर्मल कार से ज्यादा है, तो लोगों को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। और अगर अपन कुछ पॉलिसी में देखें तो पॉलिसी में ये हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को ज्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो इफेक्टिव नहीं होंगी तो ज्यादा वक्त नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो टेक्नोलॉजी और स्किल पावर इतनी अच्छी नहीं है अपने यहाँ पे। अपन बोलते हैं कि अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड अटैच करेंगे, लेकिन अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी तो है ही अभी तक, और स्किल्ड मैन पावर भी कम है, ठीक है। अपने पास स्किल पावर क्यों कम है, क्योंकि अपने पास जो 21st सेंचुरी में स्किल्स चाहिए वो कम है। अगर अपन वो डेवलप कर लें तो अपन इजीली डील आउट कर पाएंगे, ठीक है। अपने यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है, मतलब कि अपने यहाँ लिथियम नहीं बनता है। अगर अपने यहाँ लिथियम ही नहीं बनता है तो अपना बैटरीज को प्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि लिथियम अपन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या और कहाँ पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो अपने को इस चैलेंजेस में देखनी चाहिए, ठीक है। तो सर इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो जो आपके चैलेंजेस थे आप उनको उसमें वे फॉरवर्ड्स में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वे फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकता है आपके, वे फॉरवर्ड में आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं चार्जिंग स्टेशंस का, ठीक है। जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि हाँ भाई हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिथियम पाया जा सकता है, राइट, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का R&D बढ़े इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव्स लेती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, लाइक फीम। फीम क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल आउट होती है तो उस पर कुछ सब्सिडी देने का काम करती है। तो वो क्या करता है, कंज्यूमर्स को एक इफेक्टिव वे लगता है कि हाँ हमारे यहाँ पे कुछ बर्डन रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो बहुत चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। यही था इस आर्टिकल में, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन या आंसर आए तो आप इजीली डील आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन या आंसर माने कि आप क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर लिख पाएंगे, राइट। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस ईयर द होराइजन ऑफ इंडियाज बियॉन्ड द G20 SCO समिट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अपन G20 की समिट को हेड कर रहे हैं, राइट। अगर अपन हेड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन जान लेते हैं अपने प्लेन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने प्लेन्स के लिए G20 समिट रहेगा, SCO काफी न्यूज में है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन मीन्स में देखें तो अपने पास
फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉरेन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे अपने GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन में टॉपिक्स हैं। तो आप उसी से जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप उससे जाके कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि अब G20 कब बना, क्यों बना। G20 was formed in 1999 in the backdrop of financial crisis in the late 1990s, जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हो रहे थे, ठीक है। तो ये कब बना, जब साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, ठीक है। It aims to secure global financial stability by involving middle-income countries together. The G20 countries include 60% of the world population, 80% of the global GDP, 75% of the global trade. तो इसमें क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। G20 क्या होता है, इंक्लूड करता है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को। जब भी आप GDP के अगर G20 का क्वेश्चन आता है उसके बारे में आप लिखते हैं तो आप इजीली सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके मेंबर्स को याद कर सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द EU। इसकी आपके पास एक ट्रिक भी होगी जो आप इजीली याद कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगी। गुरु जी सीता अब, गुरु जी सीता अब SSCFCI में काम करती है, ठीक है। तो आप इजीली उससे अपनी चीजों को याद कर पाएंगे। तो अपन अब चलते हैं कि अपन ने ये तो कुछ देखा कि हाँ चलो इसके क्यों बना और ये इसके बारे में थोड़े से क्या क्या मेंबर्स हैं, लेकिन अगर इतना ही है, अगर अपन इस पर इतना फोकस कर रहे हैं तो ये क्या वर्क क्या कर रहा है। सबसे पहले ये वर्क करता है ग्लोबल इकोनॉमी में कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी अगर कुछ वॉलेटिलिटी आ रही है तो उसको कम से कम किया जाए, ठीक है। ये कुछ फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लेता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अगर कुछ ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स ले रहा है तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ये कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये डिजिटल लेवल पे कैसे वर्क किया जा रहा है तो उस पर रिलेटेड वर्क करता है। उसके बाद ये हेल्थ से रिलेटेड कैसे वर्क किया जा रहा है तो उस पर ये वर्क करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे ये सारे के सारे ग्लोबल G20 की जो समिट्स हो रही है उस पर वर्क किया जा रहा है। तो जब भी आप अपना आंसर लिखने जाए G20 के बारे में तो आप इन सारी चीजों को पीछे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। कि अगर आपको जब भी कोई भी टॉपिक दिमाग में ना आए कि मैं इसके ऊपर आंसर कैसे लिखूं तो आप इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेट किया तो एक ग्लोबल लेवल पे अनस्टेबिलिटी आई, तो एक ही चैलेंजेस है अभी तक G20 कंट्रीज के लिए, ठीक है। अपन ये देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो काफी जनों के लिए इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और जो मेजर इकोनॉमीज हैं लाइक मेजर इकोनॉमिक्स कौन कौन सी है, US हो गई, UK हो गई, ये सारी की सारी क्या हो रही है, ये सारी की सारी स्लो होती जा रही है, राइट। तो उससे ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है लोगों के बीच में, जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया या रशिया यूक्रेन या ऐसे काफी चीजें, इंडिया चाइना पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे EU ब्रेग्जिट का डिसीजन हो गया, ये सारी की सारी चीजें काफी इफेक्ट हो रही हैं, राइट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो अपने पास G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है क्या? हाँ, तो आपके 2021 में ही 2022 में ही आपसे G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे कुछ अपने आज के एडिटोरियल्स, मिलेंगे अपन और एडिटोरियल्स के साथ